इस वक्त मुल्क के जो नाजुक हालात हैं उस बारे में हर वो शख्स जो मुल्क से मोहब्बत रखता है, फ़िक्रमंद है और उसके लिए जो है हालात को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्हीं में से जो है जो अफराद हैं, जो तंजीमें हैं, सोशलिस्ट ग्रुप के लोग भी हैं। सोशलिस्ट ग्रुप जो है हमारे आज़ादी के बाद जो है एक अहम जो है सियासी ग्रुप हुआ करता था, सियासी महाज हुआ करता था, लेकिन हालिया बरसों में वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। उसी जो है ग्रुप को जो है मजबूत करने, अहिया करने के सिलसिले में प्रोफेसर आनंद कुमार साहब जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। प्रोफेसर आनंद कुमार साहब, ये जो आपने निकाला, हम देश बचाने के लिए निकले हैं, ये जो कैंपेन शुरू किया है, तो इसका पर्पस क्या है? क्यों आपने ये निकाला है? ये मुहिम क्यों शुरू की है? ये मुल्क बड़ी मुश्किल से विदेशी राज के चंगुल से 15 अगस्त 1947 को छूटा। आगे का रास्ता बनाने के लिए हमने जमहूरियत को, लोकतंत्र को अपना मकसद बनाया और जमहूरियत के साथ हमने समाजवाद को जोड़ा कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, रोजी रोटी की ज़रूरत, मकान और दुकान की ज़रूरत और एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहने की ज़रूरत। क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ आज़ादी के साथ, तो हिंदू मुसलमान के बीच का फासला बहुत बढ़ा दिया था। आज़ादी के बाद की नीतियों ने गांव और शहर के फासले को भी पहचान दी, मर्द औरत की समस्याओं को देखा, जाति का सवाल उठाया और हमने भारत को बदलने के लिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण का रास्ता बनाया। राष्ट्र मतलब हम की भावना, और उसमें हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं थी। भाषा की दीवारें थी, जाति धर्म का फासला तो था ही, क्षेत्रीयता भी थी। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि पिछले 75 साल में दुनिया के तमाम नव स्वाधीन देशों में भारत ने बेहतर नतीजे हासिल किए। उदाहरण के लिए हमारे बगल में हमारा भाई देश था पाकिस्तान, वो 2 टुकड़े हो गया। इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर अलग हो गया। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में सिविल वॉर हुई, हम उन सब से बच निकले। लेकिन पिछले 10 बरस में आहिस्ता आहिस्ता राष्ट्रीयता खतरे में पड़ रही है। राष्ट्र का मतलब खाली हिंदू राष्ट्र हो गया, तो ईसाई कहाँ जाएगा, मुसलमान का क्या होगा? सिख कहते हैं खालिस्तान बनने से कौन रोकेगा, बौद्धों का अलग राष्ट्र बनेगा, जैनियों का क्या होगा? दूसरे लोकतंत्र के जो चारों चेहरे हैं, चुनाव क्या हो गया? चुनाव पैसे का खेल हो गया, जीते हारे कोई, लेकिन ताकत पूंजीपतियों की बढ़ रही है और विरोधी दल में होने का कोई मतलब नहीं रह गया है। चुनाव के बाद जो सरकारें चुनी जाती हैं उनकी कथनी करनी में बड़ा फासला है और जनता की कोई लगाम नहीं है। लोकतंत्र का तो ये हाल है। दूसरे मीडिया को आपने पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया है। वो मर्जी से कर रहे हैं या बेमर्जी से कर रहे हैं, ये वो जाने, लेकिन समाज को यही दिखाई पड़ रहा है कि समाज की तस्वीर मीडिया में नहीं, खाली सरकार की तस्वीर है। न्यायपालिका, आपने जजों को हाई कोर्ट के स्तर तक पूरी तरह से डरा के रखा है, दबा के रखा है और अपनी पार्टी के वर्कर की तरह से आप उनको डील कर रहे हैं। और कार्यपालिका, अफसरान तो हमेशा से जी हजूरी करते रहे हैं, लेकिन इस समय हमारी कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी के लोग तो पार्टी वर्कर की तरह से हरकत कर रहे हैं। अगर जांच आयोग बैठे तो इनमें से ज़्यादातर लोग अपने अपने हक और जिम्मेदारी से अलग अपने आका की खुशी के लिए बहुत सारे गलत काम करते पा रहे हैं। तो अगर जनतंत्र का ये हाल है तो इसको बचाने के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जमहूरियत नहीं रही, जनतंत्र नहीं रहा, तो भारत जैसा देश कई टुकड़ों में बंटने के लिए अभिशप्त हो जाएगा। और राष्ट्र निर्माण अगर नहीं किया गया तो जाति निर्माण किया आपने वोट बैंक के लिए, धर्म निर्माण किया आपने देशी विदेशी फंडिंग के लिए, आपने भाषा को लेकर के अपनी सियासत के लिए भाषावार चलाया, लेकिन राष्ट्र को कौन बनाएगा? राष्ट्र को गांधी ने बनाने के लिए अपनी जान दे दी। नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, अब्दुल गफ़ार खां से लेकर जयप्रकाश लोहिया तक ये राष्ट्र के निर्माता थे। इन्होंने राष्ट्र के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अपने लिए नहीं, अपने ख़ानदान कुनबे के लिए नहीं। भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह, बिस्मिल, सुभाष बोस। तो राष्ट्र निर्माण, वो भी लोकतांत्रिक तरीके का राष्ट्र निर्माण आज की ज़रूरत है। पिछले 10 साल में हम बहुत फिसल गए, हमारी दिशा बदल गई है और ज़रूरत है कि हम वापस उस यकीन को पैदा करें कि हम एक
बहुत बड़ी सभ्यता के वारिस हैं और हमारा भविष्य बहुत रोशन है, बशर्ते कि आज को हम संभालें। आज हम एकता मोहब्बत के पैगाम को लेकर चलें और नव निर्माण के लिए, यानी नौजवानों को रोज़गार, किसानों को सही दाम, व्यापारियों उद्योगपतियों को मौका और हर शहरी को, हर नागरिक को इज्जत से जीने का अधिकार। तो ये मुहिम में आपको किस हद तक कामयाबी मिली? क्योंकि इस वक्त जो है एक बड़े तबके को, उसका जहनों को जो है पोल्यूटेड कर दिया गया है, वो उसकी सोचने समझने की सलाहियत बड़ी हद तक जो है कम हो गई, मकफूद हो गई है। हमने पिछले दिनों अगस्त 5 जून में ये मुहिम शुरू की थी। 4 और 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस मनाते हैं। जयप्रकाश ने 5 जून 1974 को कहा था कि बिना संपूर्ण क्रांति के इस देश का भविष्य अंधेरे में है। उसी की याद में हमने 5 जून को बनारस में 2022 को ये फैसला किया कि एक मुहिम चलानी है और वो मुहिम को अब करीब करीब एक 13 महीने हो गए। इन 13 महीनों में हम लोगों ने बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और आज दिल्ली में सम्मेलन किए। सम्मेलन के बाद कमेटियां बनाई और लोकसभा के चुनाव को निशाने पर रख के अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में अगले 6 हफ्ते में राज्य की कमेटियां बन जाएंगी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ पर बहुत खतरनाक सरकार चल रही है, बहुत दबंगई चल रही है, बुलडोज़र सरकार है। तो वहाँ एक सम्मेलन की बजाय हम 4 सम्मेलन करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश, फिर पूरे सूबे का सम्मेलन करेंगे। ये 6 सूबे हिंदुस्तान की लोकसभा के 100 से ज़्यादा मेंबर भेजते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, उसके आगे थोड़ा और कोशिश करके बंगाल में, आसाम में भी संगठन बनाएं। इधर हरियाणा, क्योंकि दिल्ली से शुरू होगा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये भी हमारे निगाह में है। हम उम्मीद करते हैं कि जेपी आंदोलन से निकले हुए करीब 7-8 हज़ार लोग इस मुल्क में छोटे बड़े कामों में फैले हुए हैं। वो किसी पार्टी में नहीं, लेकिन आंदोलन में है। लोकतंत्र का आंदोलन, देश निर्माण का आंदोलन। उनको एक ताने बाने में बांधें, एक अभियान में लाएं। और अभी तो 2024 यानी अगले 7.5-8 महीने की जिम्मेदारी, और अगर उसमें हम सफल हुए तो और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो, अब जाहिर बात है आप तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यू विल सपोर्ट इंडिया है, ऑब्वियसली इंडिया को सपोर्ट करेंगे, जो ग्रुपिंग, नया ग्रुपिंग बना हुआ है। हम एनडीए को हुकूमत से हटाना चाहते हैं। उसमें जो ईमानदारी से कोशिश करेगा, वो खाली इंडिया की बात नहीं है, इंडिया में अभी उनको कुछ सफ़र तय करना बाकी है। वो करीब आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, और करीब आएँ और करीब आएँ, ये हमारा उनसे हमारी प्रार्थना है। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि ये इंडिया की तरफ से हर किसी को टिकट न मिले। जो बेईमान है, काला बाजारिया है, भ्रष्टाचारी है, रेपिस्ट है, उसको टिकट न दें। तो अच्छे लोगों को टिकट दें और कोशिश करें कि एक सीट पर एक उम्मीदवार लड़े। देखिए मुल्क आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो ग्रुपिंग बनी है, नई ग्रुपिंग बनी है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, आम आदमी पार्टी बनाने में भी शामिल रहे हैं, तो आप कैसा उसको एसेस करते हैं कि क्योंकि जो बौखलाहट नज़र आ रही है जो रूलिंग पार्टी की तरफ से, जिस तरह के बयानात आए उनकी तरफ से, तो ऐसा लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हुए हैं, कुछ हुआ है। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? उनकी ताकत की 3 वजहें थी। एक तो कोई विपक्षी दल रह नहीं गया था। वो अपनी ढपली, अपना राग गाते थे और ज़्यादातर दलों के नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, तो ईडी से डरते थे। राहुल गांधी ने हिम्मत दिखा करके 3 महीने लगातार जो विपक्षी दल के नेता की भूमिका निभाई है, उसमें उनकी सदस्यता चली गई, उनका मकान चला गया, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे और नेताओं को भी हिम्मत आई है, जैसे नीतीश कुमार, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ा। ऐसे ही और भी नेता हैं, वो जग रहे हैं धीरे धीरे। सुबुघाट नंबर 1 कारण था विपक्षी राजनीति का न होना, लोहिया का नहीं होना, जयप्रकाश का नहीं होना, नंबूदिरीपाद का नहीं होना, ज्योति बसु का नहीं होना। दूसरी वजह थी जनता की उदासीनता। पिछले दिनों में जनता को इतना धोखा वो मानने लगे हैं कि पार्टियां बदलती हैं लेकिन इंतज़ाम नहीं बदलता, भ्रष्टाचार नहीं घटता, मनमानी नहीं घटती, जिसका राजा उसी की दबंगई। तो इधर कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान की सरकार, कर्नाटक की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, इन्होंने कुछ बेहतर नीतियां लागू करना शुरू की। कुछ राज्य सरकारें और भी, उड़ीसा की, बंगाल की, तेलंगाना की, उनकी भी, या केरल की सरकार, उन्होंने भी बेहतर काम करना शुरू किया है। तो
बेहतर सरकार हो सकती है, इसका लोगों में यकीन आ रहा है और इससे लोग सक्रिय होंगे। तीसरी बात यह है कि मीडिया में जहाँ से कि जनतंत्र की खबरें आती थी, एक तरफा खबरें आने लगी कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, पन्ना प्रमुख, कस्बे कस्बे में समिति, कहाँ गई ये कर्नाटक में, क्यों हार गए हिमाचल में, इतना झूठ। लेकिन झूठ अगर 1000 बार बोलिएगा तो लोग यकीन करने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कागज़ की नाव है जो सत्ता की एक तरह से तालाब में तैर रही है। जिस दिन सत्ता गई ये कागज़ की नाव फट जाएगी। तो मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आपका ताल्लुक़ सोशलिस्ट मूवमेंट से रहा है, आप एक मशहूर सोशलिस्ट लीडर हैं, ठीक है ना। अब मैं जो देखता हूँ जो एक फोर्स थी हमारे मुल्क में, सोशलिस्ट ग्रुप जो है एक फोर्स था, एक पॉलिटिकल फोर्स था, लेकिन वहाँ से जो लोग निकले हैं जैसा सुषमा स्वराज है, सत्यपाल मलिक है, जयदीप धनखड़ है, ये जो है ये फ़िरका परस्तों के गोद में जाके बैठते हैं, फिर फ़िरका परस्त की ज़बान इस्तेमाल करते, उनसे ज़्यादा यानी शाह से ज़्यादा शाह से वफादार बोलते हैं ना, मोर देन लॉयल देन किंग वाला रोल अदा करते हैं। तो ये जो है ना इसके नतीजे में ऐसा ये तो सत्ता की तलाश है जिसकी वजह से कि सांप्रदायिकता से समझौता करने की बीमारी होती है। और ये गुनाह खाली समाजवादियों ने नहीं किया है, कांग्रेस वालों ने इससे ज़्यादा गुनाह किया, ताला उन्होंने खुलवाया। शाहबानों के मुद्दे पर मौलाना लोगों के आगे वो सजदा करने लगे। खालिस्तान के मामले में सिख राजनीति में अकाली सांप्रदायिकता को उन्होंने आग में घी डाला। तो जो ऐसा करेगा हिंदुस्तान की जनता उसको ठीक नहीं समझेगी। और इसीलिए बहुत सारे समाजवादी जो कल तक बीजेपी के साथ खेल खेल रहे थे आज फिर से सोच रहे हैं, या तो राजनीति से हट रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार से लेकर सतपाल मलिक तक एक शानदार सिलसिला बन रहा है। हमें उम्मीद है कि आज जो बचे हुए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के नाव में सत्ता का आनंद ले रहे हैं वो कुछ समय के लिए अब सत्ता का मोह छोड़ें। ज़्यादातर तो 65, 70, 75 के हो गए हैं, मरने के किनारे हैं। अपनी शव यात्रा का इंतज़ाम करें, अपनी शोक सभा का इंतज़ाम करें और कोशिश करें कि आखिरी दौर में फिर से सही सियासत करें। बहुत बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर आनंद कुमार साहब, जिनका कहना ये है कि इस वक्त जो मुल्क में जो हालात है उसी के पेश नज़र इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है और बीजेपी की मिसाल उन्होंने कहा कि ये सत्ता की नाव करार दिया और ये इसका कोई वजूद नहीं रहेगा अगर ये इक़्तिदार से बाहर हो जाएगी, उनका ये कहना है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।